दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम आप लोगों की परिचय जिला कानपुर देहात उत्तर प्रदेश में अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी से श्री प्रदीप कुमार पांडे से कराना चाहता हूं और उनसे आपको कुछ ऐसी टिप्स बताना चाहता हूं कि आखिर उनका अनुभव, चूंकि बहुत अनुभवशील व्यक्ति है, कि आखिर कैसे आप लोगों का कन्विक्शन ना हो और कन्विक्शन क्यों हो जाता है, क्या कमियां डिफेंस लॉयर से रह जाती हैं या आपके डिफेंस में क्या कमियां रह जाती हैं जिसकी वजह से सजा हो जाती है। तो आइए मिलते हैं श्री प्रदीप कुमार पांडे जी से। नमस्कार मित्रों, नमस्कार, सुप्रभात। बहुत अच्छा विषय हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता गुरदीप सिंह जी ने उठाया है। बतौर शासकीय अधिवक्ता 10 वर्ष के अनुभवों में मैंने कुछ चीजों को पाया। खासतौर से जो कमी रह जाती है वो रह जाती है विशेष रूप से फौजदारी के मामलों में, मेडिकल मामलों में। कई बार मेडिकल को हम उस तरीके से साबित नहीं कर पाते, हमारे डिफेंस के एडवोकेट्स, और मेडिकल के कमजोरी का पूरा फायदा अभियोजन को मिलता है। दूसरा, मर्डर विषय पर हम चले तो मर्डर में 2 प्रकार के मुकदमे होते हैं, एक डायरेक्ट एविडेंस, दूसरा सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। डायरेक्ट एविडेंस का मुकदमा वो होता है जिसमें कोई चक्षुदर्शी साक्षी होता है, और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस यानी परिस्थितिजनक साक्ष्य का मामला वो होता है जिसमें कोई चक्षुदर्शी साक्षी नहीं होता है, यानी जिसको हम लोग मोटी भाषा में ब्लाइंड मर्डर कहते हैं। अब ब्लाइंड मर्डर के मामलों में यानी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के मामलों में सबसे जो महत्वपूर्ण चीज होती है वो होती है चेन ऑफ एविडेंस, चेन ऑफ सर्कमस्टेंस माने परिस्थितियों की श्रृंखला। उन परिस्थितियों की श्रृंखला में कई बार अभियोजन की जिम्मेदारी होती है कि उन परिस्थितियों की श्रृंखला को साबित करें, और बचाव पक्ष की जिम्मेदारी होती है कि उन परिस्थितियों की श्रृंखला को तोड़ें। लेकिन हमने देखा है कि परिस्थितियां ही सही ढंग से समझ पाने में असमर्थ होते हैं हमारे कई बचाव पक्ष के अधिवक्ता महोदय, जिसका सीधा सीधा नुकसान हमारे बचाव पक्ष को होता है। कई बार बड़ी फर्जी तरीके से भी FIR दर्ज होती है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन ये बचाव पक्ष का जिम्मेदारी है कि वो अपने क्लाइंट्स के साथ लंबी मीटिंग करें, एक एक विषय पर संपूर्ण चर्चा करें, इसके साथ साथ उन परिस्थितियों पर विचार करें कि किन परिस्थितियों के आधार पर हम अपने क्लाइंट्स को इस जगह पर बचा सकते हैं। एक भी परिस्थिति ऐसी नहीं होनी चाहिए जिससे अभियोजन जो अपनी बात है उसको सही साबित कर पाए। अब मामला ऐसा आता है, कई मर्तबा भी हमने देखा है कि ब्लाइंड मर्डर के मामले में जो लास्ट सीन थ्योरी होती है, यानी अंतिम बार देखे जाने का सिद्धांत होता है, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब ज्यादातर मामलों में जो पुलिस है वो ऐसे लोगों को बना देती है जो वास्तव में नहीं होते, लेकिन किसी गांव की दुश्मनी से या किसी विभिन्न मामलों के आधार पर लोग एक साथ जुड़ जाते हैं और गवाह में, लेकिन जो सच्चा गवाह होता है और जो झूठा गवाह होता है वो एकदम स्पष्ट होता है। उसमें जो है बचाव पक्ष की यह नैतिक जिम्मेदारी है कि जो गवाह आने वाला है उस गवाह के बारे में बहुत गंभीरता से अपने क्लाइंट्स के साथ बात करे, समझे ये क्यों आ रहा है, पहला प्रश्न। दूसरा, लास्ट इन थ्योरी में कितनी जगह पर उसने देखा, कितने डिस्टेंस से देखा, देखने समय दिन क्या था, रात क्या था, लाइट ऑफ सोर्स क्या था, ये सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं। और अगर बचाव पक्ष इनको निभाने में असफल होता है तो निश्चित रूप से उसका लाभ अभियोजन को मिलता है। सर, मैं आपसे एक बात और जानना चाहूंगा, एक बात कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा ऐसी भाषा में बता दें जिसमें आम जनता, चूंकि हमारे व्यूअर्स पूरे ऑल ओवर इंडिया से जुड़े हुए हैं और ग्रामीण तबके से भी हैं, ऐसे लोग हैं जिनको विधि का बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है, अधिवक्तागण नहीं है, क्लाइंट्स हैं, तो उनको थोड़ा सरल भाषा में एक चीज और बताएं कि जो छोटे छोटे मुकदमे हैं, यद्यपि आप जिला शासकीय अधिवक्ता हैं, अपर जिला शासकीय अधिवक्ता हैं, आप ऐसे मुकदमे ज्यादातर प्रोसीड करते हैं जो बहुत लंबी सजा के हैं, 10 ईयर्स या उससे ऊपर के हैं। आपसे आग्रह है कि जो छोटे लोअर कोर्ट में चलने वाले मुकदमे हैं, चूंकि आपका अनुभव बहुत रहा है, उनके बारे में बताएं, कैसे वो खत्म हो सकते हैं या उनमें सजाएं क्यों हो जाती हैं, क्या कारण रह जाते हैं। अधिवक्तागण के अलावा जो हमारे क्लाइंट्स हैं, जो एक्यूज्ड पर्सन है या उनके जो पैरोकार हैं, उनसे क्या गलतियां हो जाती हैं, जो मेजर गलतियां होते हैं, उनको भी जरा बताने का प्रयास करें। बहुत अच्छा प्रश्न है गुरदीप जी आपका। देखिए, पहली बात तो यह है कि नकारात्मकता बहुत बुरी होती है। हम प्रयास ये करें कि छोटी छोटी बात को इग्नोर करें कि मामले ही ना आए। कई बार बहुत छोटे छोटे विषयों पर मामले आ जाते हैं, बहुत छोटे छोटे अहम पर मामले आ जाते हैं। छोटी बात को हमें अहम नहीं बनाना चाहिए, पहला बात तो। अब लेकिन हो ही गया क्रोध में,
कोई बात नहीं, छोटा सा झगड़ा होता है। प्रयास ये करना चाहिए कि छोटे झगड़े जो भी, जिनको हम कहते हैं अजमानती अपराध, जमानती अपराध क्षमा करें, तो उन जमानती अपराधों में बड़ी आसानी से कंप्रोमाइज हो जाता है, समझौता हो जाता है। आप पक्ष से बात करके समझौते की ओर भी चल सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि आप जब भी विचार करें, देखिए कई बार ऐसा होता है कि पुलिस जबरदस्ती मामले को डालती है। अगर आपके पास वास्तव में उससे संबंधित, जो पुलिस ने लिखा है उससे संबंधित कोई विरोध है, तो अपने वरिष्ठ अधिकारी को अवश्य बताना चाहिए। जो भी आपका पुलिस का वरिष्ठ अधिकारी है उसको पत्र दें। उस पत्र को, उस चार्जशीट यानी आरोप पत्र यानी केस डायरी जिसको कहते हैं, जो विवेचना जिसमें चलती है, उसका भाग बनवाने की कोशिश करें। वो कैसे बनता है? जो दरोगा होगा वो तो लेगा नहीं, तो आप क्या करें, सीओ को दे दे या वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को दे दे। तो जब पुलिस अधीक्षक के पास हो जाएगा तो वो निश्चित रूप से डिनोटेड होके सीओ के माध्यम से सीधे थाने में पहुंचेगा और थाने के माध्यम से जो विवेचक विवेचना कर रहा होगा उसके पास पहुंच जाएगा, तो वो भाग बनेगा। जब वो भाग बनेगा, कल जब आपके वकील साहब उस मुकदमे को लड़ रहे होंगे, जब आप अदालत में होंगे, तो इसका बहुत बड़ा फायदा मिलता है। क्योंकि अभियोजन अक्सर ये प्रश्न करता है कि आप ये बात जो आज अपने बचाव में कह रहे हैं, ये आपने पहले कही, तब ये आता है कि नहीं साहब हमने तो नहीं कही। तो ये बात उस समय बहुत महत्वपूर्ण होती है। इस विषय पर भी हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, कई बार हमने देखा है कि मेडिकल मामलों में भी लोग किसी विशेष प्रकार से प्रयोग करके मेडिकल्स बनवा लेते हैं। अगर आपको लगता है ये मेडिकल नहीं हुआ, ये घटना ही नहीं हुई, और जिस प्रकार का मेडिकल बना है, मान लीजिए घटना बहुत सिंपल है, जिसमें कहीं कोई चोट वोट नहीं है, और अचानक उसमें चोट आ जाए या किसी धारदार हथियार से आ जाए, तो आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप इसमें डीएम साहब को या पुलिस अधीक्षक को या सीएमओ को चिट्ठी लिखें और उनसे इस विषय पर चर्चा करें कि ये जो मेडिकल हुआ है, ये मेडिकल ठीक नहीं हुआ है, और अगर कई बार दोबारा मेडिकल की परिस्थितियां आती है तो फिर इसका सीधा लाभ आपको मिलता है। 325-24 का मुकदमा 323 में कन्वर्ट हो जाता है। एक जानकारी और चाहेंगे, कौन कौन से चैनल हैं जिनके माध्यम से आप अपने कोर्ट में जो मुकदमे चल रहे हैं उनको समाप्त करा सकते हैं? बीच में ही ट्रायल चल रहा हो उस स्टेज में, या ट्रायल हो गया हो, या प्री बेल स्टेज हो, तो किस तरीके से है, जरा उसका भी कुछ डिटेल्स हमारे व्यूअर्स को बताने की। देखिए, पुरानी सीआरपीसी में प्री बार्गेनिंग की एक व्यवस्था थी, जिसके तहत भी आप प्री बार्गेनिंग करके आप मुकदमे को समाप्त कर सकते हैं, कोर्ट में एप्लीकेशन दी जाती है। पहला तरीका तो यही है। दूसरा तरीका यह है कि आप समझौते के माध्यम से समाप्त कर सकते हैं। आप मुकदमे में जो भी व्यक्ति है, अगर कुछ ऐसा है जो है कंपाउंडेबल नहीं है मुकदमा, मान लीजिए, तो कंपाउंडेबल नहीं है, यानी कि जिसका समझौता नहीं हो सकता, तो आप उसमें पक्षद्रोही साक्षी के रूप में भी मुकदमे को अपनी तरफ से समाप्त कर सकते हैं। और मोस्टली हमने देखा है कि जो हमारे लोअर जुडिशरी के पीठासीन अधिकारी हैं, वो भी प्रयास करते हैं कि मामले को जितनी जल्दी हो सके सॉर्ट आउट हो जाए, और वो भी इसमें आपकी पूरा सहयोग करते हैं। तो इसमें अपने अधिवक्ता महोदय के साथ बहुत गंभीरता के साथ आपको विचार करना चाहिए, उनके साथ बैठक करनी चाहिए, उनसे अपनी मनोदशा को बताना चाहिए। और सबसे खास बात क्या है, हमने देखा है कई बार अधिवक्ताओं को अपने अधिवक्ता को भी पूरी वस्तु स्थिति सही नहीं बताते। ये बहुत बड़ी कमी है। हमें चाहिए कि डॉक्टर और वकील से कहा जाता है कि डॉक्टर और वकील से कोई बात छिपानी नहीं चाहिए। आप सब बातें, हर चीज छोटी से बड़ी सारी चीज अपने अधिवक्ता महोदय से शेयर करें, और अधिवक्ता उस चीज का पूर्णतम, उनको सारे रास्ते भी पता होते हैं कि हम किस तरीके से आपका हित कर सकते हैं। और निश्चित रूप से अगर आप अपने मन की समस्त बातें, जो उस घटना से संबंधित, घटना के पास्ट से संबंधित, और आगे उसके बाद घटना के बाद क्या घटनाक्रम और जनरेट हुए हैं आपके साथ, अगर आप वो बताएंगे तो उसका भी बेनिफिट आपको बहुत मिलेगा। के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले थे, उसकी फोटो मैं इसी क्लिप में भी, उसकी क्लिप भी शेयर कर देता हूं इसमें। तो आपसे एक बात पूछनी है कि क्या जो राजनीति से प्रेरित मुकदमे होते हैं, कभी कभी प्रधानी के चुनाव में गांव में कोई बात हो गई और एक दो लोगों का आपस में झगड़ा है, घटना कुछ और है, लेकिन उन लोगों को फंसा दिया जाता है, तो ऐसे मुकदमों को जो राजनीति से प्रेरित हैं, प्रधानी के चुनाव में या रंजिशन लिखाए गए हैं, उनको खत्म कराने के लिए क्या किस तरीके से प्रयास, थोड़ा देसी भाषा में बता दीजिएगा, क्योंकि आप कानपुर देहात जिले में महामंत्री रहे हैं एकीकृत बार एसोसिएशन में, तो हम आपसे थोड़ा, चूंकि आप गांव से जुड़े हुए भी हैं, देहात क्षेत्र कानपुर देहात में ही वहां के निवासी रहे, तो थोड़ा देसी भाषा में आपसे जानना चाहते हैं, ताकि जो आम व्यूअर्स हैं, आम पब्लिक है, वो समझ सके कि हम किस तरीके से ऐसे झूठे मुकदमे खत्म कराएं और ऐसे झूठे वादियों के खिलाफ आप क्या क्या कार्रवाई कर सकते हैं जो इस समय प्रभावी है। राजनीति से प्रेरित मुकदमों की बात आती है, और जैसे ही हमने देखा है, क्योंकि मैं खुद
गांव क्षेत्र से बिलोंग करता हूं कि प्रधानी का चुनाव आएगा, लोग एक दूसरे को ऊंचा नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। देखो, राजनीतिक मुकदमे राजनीतिक ही होते हैं और राजनीतिक तरीके भी उसमें इस्तेमाल होता है। कई बार ऐसा होता है कि झूठे मुकदमों के लिए कि आप जो है वहां के जो जिला अध्यक्ष हैं या जो प्रमुख लोग हैं उनको इस बात का प्रार्थना पत्र दें कि हमारे खिलाफ ये मुकदमा गया है, वो इसको शासन में भेजते हैं और शासन उन झूठे मुकदमों को बड़ी तरीके से वापस भी ले सकता है। और कई ऐसे मामले आप पीछे आए हैं जिसमें बड़ी आसानी से उन मुकदमों को समाप्त भी कराया गया है और शासन यानी कि सरकार द्वारा स्वयं उन मुकदमों को वापस लेने की प्रक्रिया को ले लिया जाता है। देखिए, मुकदमे आवेश में होते हैं, मुकदमे षड्यंत्र पे होते हैं, कुछ मुकदमे वास्तव में होते हैं। आप षड्यंत्र वाले मुकदमे निश्चित रूप से उनकी जो साक्ष्य की स्थिति होती है, यानी कि साक्ष्य यानी गवाह सबूत की स्थिति होती है, वो बहुत ही ज्यादा पुअर होती है, बेकार होती है, जिसका सीधा लाभ अभियुक्त को मिलता है। और आप फिर वही मैं पुनः आपसे एक बात कहूंगा कि कुछ भी आप कानून ऐसा नहीं है, कानून सबके साथ बराबर रखता है। अगर कोई वादी ने गलत मुकदमा दाखिल किया है तो उस कानून में पूर्ण रूप से उसका उपचार मौजूद है कि अगर वो मुकदमा झूठा साबित हुआ तो आप उसके खिलाफ 182, 195 सीआरपीसी की कार्रवाई भी करा सकते हैं और उनको खुद सजा मिल सकती है। अगर एक दो मामले ऐसे होते हैं तो वो समाज में वो मैसेज जाता है कि हाँ देखो, अगर हमने झूठा मुकदमा किया तो हम जो है खुद भी जेल चले जाएंगे। मूल विषय है जिसके बारे में सोच रहा हूं कि इस समय करोड़ों मुकदमे न्यायालय में पेंडिंग हैं, करोड़ों लोग वादी हैं, एक्यूज्ड हैं, एडवोकेट्स के रूप में हैं, माने पूरी इतनी एनर्जी, इतना सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है और इसमें लोग दौड़ रहे हैं। तो मैं कुछ आपकी राय जानना चाहता हूं कि लोग क्या ऐसा करें या सरकार क्या करे या आपका क्या अनुभव है कि जो मुकदमों की पेंडेंसी है वो धीरे धीरे कम हो और लोग एक स्वच्छंद जीवन व्यतीत करें। सर, इसमें जानना चाहते हैं। पूरे भारत की है, उसका सबसे बड़ा कारण है कि अभी भी न्यायिक विभाग में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। हमारे पास उतनी न्यायालय नहीं है जितने सापेक्ष मुकदमे होने चाहिए। लोअर जुडिशरी के हाल तो बहुत ज्यादा खराब है। एक कोर्ट में 10-10 हजार मुकदमे हैं। भला एक जज, एक बाबू या 2 स्टाफ कैसे इस मुकदमे को सॉल्व कर पाएगा? तो पहला तो मैं निवेदन करूंगा सरकार से और माननीय उच्च न्यायालय से कि आप यहां पर कोर्टों की संख्या में बढ़ोतरी करें, उसी सापेक्ष में आए। दूसरा काम यह है कि हम अधिवक्ता महोदय से, कई बार मैंने देखा है कि अधिवक्ता महोदय भी बिना मतलब की एडजर्नमेंट लेते हैं, यानी कि जिस दिन डेट होती है, काम होता है, उस दिन आगे बढ़ा देते हैं। अरे आरोप के स्तर में भी 6-6 साल लग रहे हैं कि 6 साल तक आरोप नहीं बना। मैंने कभी अपनी लाइफ में नहीं देखा। अरे जैसे ही आपका विवेचना खत्म हुई, आरोप पत्र आया, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने वकील साहब से कहिए कि साहब हमारा आरोप बनवा दें। आरोप बन जाता है तो तुरंत ही परीक्षण शुरू हो जाता है, मुकदमा तेजी से समाप्त होता है। लेकिन हम देखते हैं कि हम आरोपी नहीं बनवाते। कई बार तो हम ही लोग ऐसा करते हैं कि बोले वो चलने दो यार, अभी बाद में देखा जाएगा। तो ये चलने दो यार, बाद में देखो, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? इसकी जिम्मेदारी भी तो हमारी है। हम खुद ही कई बार इसमें बहुत ही लंचर रवैया अपनाते हैं। उसका कई कारण ये भी होता है कई बार कि अगर लंबा समय चलता है तो समझौते की प्रक्रिया बढ़ जाती है, क्योंकि व्यक्ति का गुस्सा शांत हो जाता है। तो ऐसे समय में भी तो इसकी जिम्मेदारी भी हमारी है कि हम कानून की स्वयं मदद करें, हम स्वयं सजग रहें, हम अपने अधिकारों को देखें। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जैसे हमारे गुरदीप जी हैं, जैसे विद्वान अधिवक्ता हैं जो यूट्यूब चैनल चलाते हैं, आप इनको जरूर से जरूर देखें, क्योंकि छोटी बात गुरदीप जी आपको बताने की कोशिश करते हैं। और इनके जैसे भी और जो अधिवक्ता महोदय हैं जो यूट्यूब पर बहुत सारी कानून से संबंधित जानकारियां शेयर करते हैं, आप इनको जरूर देखा करें, समय निकाल कर देखा करें, या जहां कहीं भी जा रहे हैं तो आप देखा करें। इनसे भी आपको बहुत सहायता मिलेगी। और मैं धन्यवाद दूंगा अपने साथियों को जो इतने बिजी समय में भी समाज के लिए इतने महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। वास्तव में ये लोग समाज प्रेमी नहीं, ये देश प्रेमी है। सैल्यूट टू हिम। चरण की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। एक प्रश्न बहुत मेरे दिमाग में आ गया तो पूछना चाहता हूं, क्योंकि सर आप बहुत लीडिंग लॉयर हैं और आपने कई लोगों को बड़ी बड़ी सजाएं करवाई हैं, आजीवन कारावास, 10 वर्ष की, और कुछ केसेस तो ऐसे हैं जो फांसी, शासन प्रशासन ने आपको पुरस्कृत भी किया है। कुछ केसेस तो ऐसे थे जिसमें फांसी की सजा भी बिल्कुल नजदीक पहुंच गई थी। हालांकि इस जिले में जहां पे आप जिला शासकीय अधिवक्ता है वहां पर फांसी की सजा भी सुनाई गई है एक मुकदमे में। तो मैं केवल एक ऐसी टिप्स आपसे जानना चाहता हूं, कुछ हमारे व्यूअर्स को बताइएगा कि लोग ऐसा क्या करें कि उनको सजा ना हो।
बिल्कुल देसी भाषा में जानना, 5 ऐसे टिप्स आप बता दीजिएगा कि वो सजा से बच सके, और अगर सजा हो गई है तो किस तरीके से उसको वो सजा को निरस्त करवाएं या उस पर वो बेल लेकर के और अपील में जाएं। थोड़ा सा डिटेल बताइएगा और बिल्कुल देसी भाषा में बताइएगा ताकि लोग समझ सकें। ये बात तो हमें अपराध से बचना चाहिए कि हम ऐसा कोई कार्य ना करें जो आपराधिक हो। हमें विधिक प्रक्रिया का पूरा पालन करना चाहिए। लेकिन जैसा गुरदीप जी का प्रश्न है कि कैसे हम बचें, तो पहली बात है अच्छे अधिवक्ता का चुनाव। हमें अच्छे योग्य अधिवक्ता का चुनाव करना चाहिए जो उस विषय का मर्मज्ञ हो। जब योग्य अधिवक्ता होता है तो उसके पास बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं कि वो आपको बताता है कि हमें किस प्रकार से चलना है, मुकदमे को इस तरीके से ले जाना। जैसा मैंने पहले भी बोला कि आपको अधिवक्ता से समस्त जानकारियां शेयर करनी चाहिए, सारी बातें उनको बताना चाहिए, उस सारी परिस्थितियों का से उन्हें भिज्ञ होना चाहिए। उनके पास समय दो, उनके ऑफिस में जाएं। केवल कोर्ट से काम नहीं चलता, कोर्ट पे क्योंकि अधिवक्ता बहुत व्यस्त होता है, उसके पास बहुत ज्यादा समय नहीं होता कि आपके साथ बात करें। आप उनके घर जाएं, आप उनके कार्यालय में जाएं, कार्यालय में जाके उनके साथ उनसे समय लें और समय लेकर लंबी उनके साथ वार्ता करें और उनकी यथोचित फीस दें। तीसरी बात यह है कि सजा कैसे ना हो, तो इसके लिए तो भाई बड़ा ही कठिनतम है कि हमें जो हमारी केस डायरी है, जो भी विवेचक विवेचना करता है, उसके एक एक केस डायरी के पन्ने को आप भी पढ़ें और इसके साथ साथ अपने अधिवक्ता महोदय से कहें कि आप भी बहुत गंभीरता से पढ़ें, क्योंकि केस डायरी का एक एक चीज में ऐसी कई कमियां छूट जाती हैं। बहुत सारी ऐसी कमियां पुलिस के द्वारा होती है क्योंकि पुलिस के पास बहुत विवेचना होती है और उसको इतना समय नहीं होता कि बहुत सारी चीजों में की बारीकी से विवेचना का समय मिल पाए। करना तो चाहते लेकिन कर नहीं पाते। तो अब ऐसे समय पर बहुत सारी चीजें हैं। अब जैसे हम एक आपको उदाहरण बताते हैं, आजकल ज्यादातर मामले खुलते हैं फोन से, और फोन के मामले में पुलिस बहुत बड़ी कमजोरी करती है कि कॉल डिटेल ले लेती है, बोले उसका सर्टिफिकेट 65 का नहीं लेती। अब ये आपके लिए लाभप्रद है कि अगर वो सर्टिफिकेट लिया तो वो साक्ष्य के रूप में पढ़ा ही नहीं जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें जानकारी में होना चाहिए, आपको भी जानकारी में होना चाहिए। जो भी केस डायरी आए उसकी एक कॉपी आप अपने पास भी रखें और उसको गंभीरता से पढ़ें, उसमें भी क्वेश्चन बनाएं कि आप बताएं उनको वकील साहब को, साहब ये अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो ये आप सिर्फ सजेस्ट करेंगे अपने अधिवक्ता महोदय को कि हम ये प्रश्न पूछा जाएगा, ये प्रश्न भी बाबूजी पूछा जा सकता है क्या? अगर अधिवक्ता महोदय को लगेगा इसका लाभ है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कुछ चीजें आपको ज्यादा समझ में आती हैं, अधिवक्ता को थोड़ा 19 आती है। कई बार ऐसा होता है, नहीं अधिकतर ऐसा होता है कि अधिवक्ता महोदय को आपसे ज्यादा चूंकि कानून का ज्ञान है, वो इस चीज को बेहतर समझता है कि हमें कैसे अपने ये प्रश्न हमारे लिए उचित रहेगा, क्योंकि ये कानून का बिल्कुल शुद्धतम सिद्धांत है कि क्या पूछा जाना है ये तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन क्या नहीं पूछा जाना है जिरह में, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो आप अच्छे अधिवक्ता का चुनाव करेंगे तो उसे सीधे सीधे पता होगा कि हम किस तरीके से अपने मामले को जीत सकते हैं। अंतिम प्रश्न और है, इसके बाद ये प्रोग्राम समाप्त हो जाएगा। सर प्रश्न ये है, वैसे तो हमने कई वीडियोस बनाए हैं जिसमें हम बताते हैं कि जो क्रॉस एग्जामिनेशन है उसके क्या सिद्धांत हैं, क्या पूछना चाहिए क्या नहीं पूछना चाहिए। आज में जो नए यंग लॉयर्स हैं, जो बिल्कुल शुरुआत है, बिगिनर्स हैं, आज आए हुए हैं और अपनी वकालत उन्होंने प्रारंभ की है, तो उनके लिए मैं केवल एक टिप के रूप में, चूंकि आप वकीलों के नेता रहे हैं और एडवोकेट्स के हित में ही काम करते हैं, अपनी मुख्यमंत्री जी से जो मिले थे वो भी अधिवक्ता हित में ही मिले थे, तो मैं आज केवल आपसे ये जानना चाहता हूं, उन वकीलों के लिए कोई एक ऐसी टिप्स बताइएगा कि जब भी कोई पुलिस के छोटे छोटे गवाह आते हैं, जैसे कोई FIR लेखक आ गए, पंचायतनामा लेखक आ गए जिन्होंने पंचायतनामा भरा था, सब इंस्पेक्टर, तो उनसे एज ए बिगिनर एडवोकेट जो बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं वो कैसे क्रॉस एग्जामिनेशन करें, क्योंकि आप ही लोग उसमें चीफ लिखा देते हैं। यद्यपि हमने देखा है आपके कई साथी हैं जो लीडिंग क्वेश्चन ही पूछते हैं उनसे चीफ में ही और लिखवा देते हैं, तो यद्यपि वो नए बिगिनर्स विरोध भी नहीं करते। तो आज मैं आपसे कुछ टिप्स उनके लिए दिलवाना चाहता हूं ताकि उनको, वो भी ये वीडियो देखेंगे, उनको भी उसका बेनिफिट मिले। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न अंतिम बार गुरदीप जी ने पूछा है, बिल्कुल साफ सिद्धांत है, आप किसी भी मुकदमे को छोटा या बड़ा ना करें। आप जब आप वकील बन रहे हैं तो आप पहली बात तो अपने व्यवसाय के प्रति आपको गंभीर होना चाहिए। दूसरा, फॉलो करना चाहिए हमारे सीनियर्स क्या चीज अडॉप्ट कर रहे हैं। एक सीनियर ही नहीं,
एक वकालत इस बात का मुझे गर्व है कि मैं ऐसे व्यवसाय से जुड़ा हुआ हूं जहां वरिष्ठता और कनिष्ठता का बहुत ख्याल है। वरिष्ठ अधिवक्ता कनिष्ठ अधिवक्ता को हमेशा सिखाने के लिए तैयार रहता है। लेकिन बस बात तो यही है, आपसे सीखना चाहते हैं, आप क्या समझना चाहते हैं। कचहरी जाते ही जो अधिवक्ता महोदय सिर्फ ध्यान अपने धन पर लगाते हैं, उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती। मैं बड़ी बेबाकी से इस बात को कह रहा हूं। आप 5 वर्ष तक, कम से कम 5 वर्ष तक आपके दिमाग में सिर्फ सीखना होना चाहिए, ना कि पैसा होना चाहिए। पैसा बहुत है, जब आप ज्ञानी हो जाओगे तो पैसा अपने आप आएगा। एक बात है कि क्या सीखे, जैसे एफआईआर में है। अब एफआईआर, जिस समय एफआईआर लेखक आया, तो उससे क्या प्रश्न करना है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न मैं बता रहा हूं। हालांकि मैं अभियोजक को नहीं बताना चाहिए, अपने खिलाफ बता रहा हूं, लेकिन अब चलिए, गुरदीप जी ने कहा है, प्रत्येक थाने में आगंतुक रजिस्टर होता है और उस आगंतुक रजिस्टर में जब भी कोई आगंतुक आता है उसका इंडोर्समेंट किया जाता है। लेकिन शायद ही किसी थाने में वो आगंतुक रजिस्टर की फॉर्मेलिटी पूरी की जा रही हो, नहीं होता ऐसा। और ये प्रश्न हमारे बचाव पक्ष के अधिवक्ता बिल्कुल नहीं पूछते कि क्या आगंतुक रजिस्टर है, बोले नहीं है, नहीं लिखा था, साफ साफ कह देते हैं कि नहीं लिखा था हमने। तो ये इसका बेनिफिट आपको मिलता है कि इसका मतलब आप जिसके साथ जाने को कहे हैं वो आप नहीं गए। कई बार हमने देखा कि जीडी में कुछ होता है, इसमें कुछ होता है। जीडी मतलब जनरल डायरी, जब हम जो है कोई भी व्यक्ति जाएगा तो जीडी दर्ज की जाएगी, तस्करा पड़ेगा, उसका लिखा जाएगा कि फलाना कोई आगंतुक इसके साथ आया, उसने ये प्रार्थना पत्र नकल तहरीर में दिया। वो इंडोर्समेंट और प्लस एफआईआर, यानी चिक एफआईआर जिसको कहते हैं, उसमें बहुत बड़ा अंतर होता है, वो भी नहीं पता होता। तीसरा प्रश्न आता है कि पंचायतनामा। देखिए, पंचायतनामा बड़ा विषय है। पंचायतनामा तब होता है जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, किसी भी कारण से हुई हो। जहां कहीं भी नेचुरल डेथ का प्रश्न आएगा, यानी अस्वाभाविक मृत्यु आएगी, वहां पंचायतनामा लिखा जाएगा। पंचायतनामा में भी हमने देखा है कि जो चोटों के चिन्ह हैं उस पर भी हमारे अधिवक्ता महोदय ध्यान नहीं देते। क्यों? कई बार होता क्या है, जैसे मैंने एक बार महसूस किया था कि एक मामले में उसके चक्कू भी मारी गई थी और गोली भी मारी गई थी। यानी चक्कू गोली एक आदमी नहीं मार सकता, और मुलजिम एक था, मुलजिम एक ही बना लास्ट में चार्जशीट में। और बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने इसको ध्यान ही नहीं दिया कि जो एविडेंस उसमें पंचायतनामा में है उसमें चाकू की चोट है। हालांकि चाकू से मृत्यु नहीं हुई थी, मृत्यु गोली से ही हुई थी, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन जब दो बातें, दो चोट, एक गोली की और एक चक्कू की आई, तो ये प्रश्न बहुत बड़ा उठता था कि आखिर ये जो चोट आई है ये कैसे आई, पंचायतनामा में आई, पोस्टमार्टम में नहीं आई। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न था जिसका लाभ सीधा सीधा बचाव पक्ष को मिलता। लेकिन मैं बड़े दुर्भाग्य से कहूंगा कि उस समय अधिवक्ता महोदय ने इसी चीज का ध्यान नहीं रखा कि हम जो पंचों, जो ओपन आइज से देखा जाने वाला चोट का निशान था, वो एक पोस्टमार्टम यानी जो विशेषज्ञ है उसने नहीं देखा। तो इसका लाभ मिलता है। इन सारी चीजों का भी हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। और युवा अधिवक्ताओं से कहना है कि जब भी चाहे 323 का मामला हो, कमेंट्री पढ़ें। यूट्यूब में गुरदीप जी जैसे जो विद्वान अधिवक्ता अपने चैनल डालते हैं, आप मुकदमे पे जा रहे हैं, आज मुकदमा आपके 3 लगे, मान लीजिए, कल्पना करिए 3 मुकदमों में एक मुकदमा 306 का, एक मुकदमा 308 का, एक मुकदमा 323 का है। तो आप पढ़े पहले 308 की कमेंट्री कि 308 में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं, 306 में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं। अब 306 का इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल सही है कि वो केवल ये माना जाता है कि हाँ भाई, जो सडन प्रोवोकेशन क्या है, कैसे वो उत्तेजना हुई, कैसे उसको बरगलाया गया कि उसने उस व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली, इसी का प्रश्न नहीं पूछा जाता, दुनिया के प्रश्न पूछ डाले जाते। तो ये छोटी 308 है, क्या ये चोट ऐसी है जो ये 308 की परिधि में आती है, इसका ध्यान है। क्या इंटेंट क्या था, नॉन इंटेंट क्या था, इस पर भी हमें कोई ध्यान नहीं होता। तो ये सारी ऐसे प्रश्न हैं जिनको हमें जो है ध्यान रखना ही चाहिए, और उसका लाभ सीधे सीधे बचाव पक्ष को मिलता है। आज आपके द्वारा जो ज्ञानवर्धन हमारे व्यूअर्स का किया गया, उसके लिए तहे दिल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। और पुनः कभी प्रयास करते हैं आपसे बातचीत करने का, उस पर ही कोई फिर नया वीडियो लाते हैं। धन्यवाद।